नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक स्टोरी। आज का जो कहानी है वो प्रेम प्रसंग पर है। कहानी शुरू करने से पहले एक प्यार पर एक अर्ज करना चाहूँगा। मैं भी यहाँ तुम भी यहाँ, बेताबिया भी मेरे जवा जानिया। मैं भी यहाँ तुम भी यहाँ, बेताबिया भी मेरे जवा जानिया। आ इसके जहर इस दिल में भर ले, चलो खुशी से खुदकुशी कर। दोस्तों, इस कहानी में प्यार एक तरफा है और कुछ हम आपको फिलहाल की ही एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपको पता ही होगा। ये कहानी पिछले कुछ समय में इतनी सुर्खियों में नजर आई कि जगह जगह इसकी ही चर्चा है। तो आज हम आपके लिए सारी जानकारी इकट्ठी करके जो कहानी लेकर आए हैं उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ये कहानी है एक ऐसे लड़का लड़की की जिन्होंने प्यार की पूरी दास्तान को ही बदल कर रख दिया। जैसा कि काफ़ी लोग जानते ही होंगे कि कई दिन से साहिल और साक्षी हर न्यूज़ चैनल पर छाए हुए थे। आज हम आपको इन्हीं के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इनकी प्रेम कहानी क्या थी, इस तरीके से क्यों एक शख्स ने कत्ल किया, लोग उसका क्यों तमाशा देखते रहे, कोई मदद के लिए आगे क्यों नहीं आया, और इस कत्ल के पीछे की बड़ी वजह क्या है, किस इंसान का यहाँ कत्ल हुआ और उस कत्ल के बाद लड़की के प्रेमी साहिल ने क्या किया, सब कुछ आपको बताएंगे। तो देखिए, दरअसल 27 मई यानी कत्ल करने से 24 घंटे पहले ही साहिल तय कर चुका था कि उसे अपनी प्रेमिका यानी साक्षी को मारना है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि 27 मई की रात करीब 8 से 9 बजे के बीच झबरू नाम का एक लड़का उससे शाहबाद डेरी इलाके में रहा करता था। उस झबरू को साहिल ने एक दिन फ़ोन किया और उसके बाद उसने कहा कि तुम कहाँ पर हो, मुझे तुमसे मिलना है। अब देखिए, जो कहानी में झबरू नाम का लड़का है, आपको बता दें कि दरअसल ये भी उसी इलाके में रहा करता था जिस इलाके में साक्षी रहती है। तो ये उसे बहुत अच्छी तरीके से जानता है और साक्षी भी उसे जानती थी। उसका उसके साथ भाई जैसा रिश्ता था और उसे भैया कहकर वो पुकारती थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना दिल्ली शहर के एक ऐसे प्रेमी जोड़े की है जो देश भर में कई दिन से लगातार वायरल हो रही है, जिनकी खबरें हर न्यूज़ चैनल पर छा रही हैं। तो देखिए, आपको बता दें, 27 मई के दिन कुछ ऐसा होता है जब साक्षी झबरू से कहती है कि साहिल नाम का लड़का है जिसे झबरू भी अच्छे से जानता था। वो कहती है कि साहिल नाम का लड़का मुझे हर रोज़ तंग कर रहा है, मुझे परेशान करता है और जहाँ कहीं भी मैं जाती हूँ वो मेरा पीछा करता है। आप उसे थोड़ा समझाओ कि वो मेरा पीछा छोड़ दे, क्योंकि आप उसके दोस्त भी हो, तो वो आपकी बात सुन लेगा। उसके बाद क्या होता है, झबरू साक्षी की बातें सुनता है और उससे कहता है तुम घबराओ मत, मैं उससे ज़रूर बात करूँगा। और फिर जब झबरू साहिल को फ़ोन मिलाता है तो वो उससे कहता है कि तुम क्यों उस लड़की के पीछे पड़े हो, तुम उसकी ज़िंदगी के रास्ते से हट जाओ वरना उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। काफ़ी सारी बातें उनकी फ़ोन पर होती हैं। इसके बाद उसी रात यानी 27 मई को उनकी मुलाकात भी होती है और फिर झबरू दोबारा उसको तसल्ली से समझाता है कि देखो, अगर तुमने साक्षी को तंग किया या परेशान किया तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा, तुम झेल नहीं पाओगे। और बस इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब झबरू वहाँ से लौटकर घर वापस आ रहा था तो उससे पहले ही साहिल ने सोचा कि ये झबरू मुझे इस तरह की बातें क्यों कह रहा है, इस तरह की धमकी उसने क्यों दी है कि वो साक्षी जिससे वो बेइंतहा प्यार करता है, आखिर वो क्यों उसकी ज़िंदगी से हट जाए। और बस यही बात ध्यान में रखते हुए साहिल ने फैसला किया कि कहीं ये झबरू उस लड़की के चक्कर में मुझे ना मार डाले, इससे पहले ही मैं उस लड़की को ही रास्ते से हटा दूंगा। और ठीक वैसा ही हुआ। जब 27 मई की रात को साहिल ने फैसला किया कि जिसके चक्कर में कोई दूसरा इंसान आकर उसे धमकी दे रहा है तो अब वो उस लड़की को ही ख़त्म कर देगा। और इसके बाद 24 घंटे के बाद जब समय आता है यानी 28 मई का दिन आता है तो साहिल एक प्लान बनाता है कि साक्षी इस वक्त कहाँ होगी और किस समय वो अपने घर से निकलेगी, कहाँ जाएगी, किस रास्ते से निकल कर जाएगी।
क्योंकि उसे पता होता था कि साक्षी किस समय अपनी दोस्त नीतू से मिलने जाती थी या पढ़ाई के लिए किसी काम से बाहर जाती थी, तो उसने सब कुछ अंदाज़ा लगा लिया। लेकिन देखिए, जिस जगह वो कत्ल करता उससे पहले ही एक और नया वीडियो निकलकर सामने आया था, जिसमें ये दिखाई देता है कि साहिल आकाश नाम के एक लड़के से उसी जगह पर बातचीत कर रहा है जहां उसने साक्षी को मारा, और उस जगह कैमरा लगा हुआ था। तो ये दोनों कैमरे में बात करते हुए कैद हो जाते हैं। मगर कत्ल से कुछ देर पहले ये दोनों बात करते हैं और उसके बाद वहाँ से फिर आकाश तो चला जाता है, लेकिन साहिल वहीं रहता है। और लगभग उसके कुछ मिनट बाद ही जब साक्षी साहिल के सामने आती है, तो पहले तो साहिल उस पर भड़क जाता है, गुस्सा करता है और इतना ज़्यादा गुस्से में उससे बात करता है कि जो पहले से ही वो अपने हाथ में खंजर लेकर आया था, चाकू लेकर आया था, उस खंजर से फिर वो साक्षी पर एक के बाद एक करके वार करना शुरू करता है और लगभग 40 वार वो साक्षी पर करता है। और जब उसे यकीन हो जाता है कि साक्षी ने अब दम तोड़ दिया है, तो तुरंत वो क्राइम सीन से निकल जाता है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि कत्ल करने के बाद वो क्या करता है, क्योंकि साहिल को साक्षी के मोहल्ले के हर लड़के को उसके रिश्ते के बारे में पता था। उसे मालूम था कि साहिल का साक्षी से क्या रिश्ता है। हर इंसान उसे अच्छी तरह से जानता था और यही सब वहीं खड़े होकर वो सोचता है कि साक्षी के कत्ल की खबर अगर उसके ही इलाके में और पूरे शहर में फैलेगी तो उसके हर रिश्ते खुद ब खुद निकल कर सामने आ जाएंगे और उन्हीं सब रिश्तों में से उसका अपना रिश्ता भी लोगों के सामने आ सकता है, क्योंकि वो तो साक्षी से प्यार करता था। उसके हर एक झगड़े के बारे में लोगों को पता था। तो पुलिस उसके घर तक पहुंच जाएगी और वो फंस जाएगा, क्योंकि वो भी उसी इलाके में रहता है जहां थोड़ी ही दूरी पर साक्षी रहती है। उसने यहाँ से एक नया प्लान बनाया। वो कत्ल करने के बाद घर पर नहीं जाता, बल्कि सीधा हाथ में खंजर छुपाए हुए दिल्ली के एक रिठाला इलाके में जाता है और रिठाला में एक सुनसान जगह पर उस खंजर को वो फेंक देता है ताकि सबूत पुलिस के हाथ ना लगे। और रिठाला में चाकू फेंकने के बाद और रिठाला से सीधा वो बस अड्डे पहुंचता है और बुलंदशहर की एक बस पकड़ता है जो दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और बुलंदशहर वो इसलिए जाता है क्योंकि वहाँ उसकी बुआ रहती हैं। तो अब वो बस में बैठ तो जाता है, लेकिन उससे पहले वो अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है, क्योंकि उसे ये पता था कि वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है तो शायद मोबाइल फ़ोन के माध्यम से उसको ट्रेस किया जा सकता है, उसकी लोकेशन का पता लगाया जा सकता है। इसलिए वो पूरा शातिर था, उसे सारी जानकारी थी। तो वो अपने मोबाइल को बंद कर देता है और साथ ही देखिए उसे ये भी पता था कि क्या पता बंद मोबाइल से भी पुलिस उस तक पहुंच जाए। तो उसने फिर इतना ध्यान रखा कि थोड़ी ही दूरी पर चलकर जो बस डायरेक्ट बुलंदशहर जा रही थी वो वहाँ तो नहीं पहुँचा, आधे रास्ते से ही बस से वो उतर गया और थोड़ी देर तक वो वहाँ टहलता रहा और फिर एक दूसरी बस का इंतज़ार करने लगा। और उसी बीच रास्ते से जब दूसरी बस में बैठा तो वो दूसरी बस भी बुलंदशहर की तरफ ही जा रही थी। तो उसने दूसरी बस का सहारा लिया और करीब 1:30 बजे बुलंदशहर वो पहुंचता है। और वहां जाने के बाद जब उसकी बुआ और उसके बेटे उससे पूछते हैं इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और कैसे आए हो, तो वो बहाना करता है कि मैं यहाँ एक शादी फंक्शन में आया हूँ, अब मैं यहाँ लेट हो गया इसलिए घर जाने के बजाय यहीं पर आ गया। तो उसके रिश्तेदारों को भी कोई अंदाज़ा नहीं लगा और उन्होंने उसकी बातों पर यकीन कर लिया। और देखिए, क्योंकि ये रविवार के दिन की बात है जब सोशल मीडिया पर भी अभी तक कोई खबर नहीं फैली थी, इसलिए वो रात तो अपनी बुआ के घर जाकर आराम से सो जाता है, वहाँ अपना वक्त बिताता है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। और जब अगले दिन सुबह होती है तो उधर पुलिस को तब देर रात सारी कहानी का पता चल चुका था कि साक्षी का कत्ल हुआ है और किसने किया है ये भी पुलिस जानती थी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में जो लड़का रिकॉर्ड हुआ था वो साहिल था। लोगों ने उसकी पहचान कर ली थी ये कौन है। ख़ास तौर पर जब झबरू को वो वीडियो दिखाया गया तो वो तुरंत समझ गया कि ये वही साहिल है जो साक्षी के पीछे पड़ा हुआ था।
और देखिए उसके बारे में पता करना पुलिस के लिए आसान था, क्योंकि वो उसी इलाके में रहता था, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे जानते थे। तब पुलिस तुरंत देर रात साहिल के घर पर पहुंचती है और देखती है उसके घर में साहिल मौजूद नहीं होता, वो वहां से गायब था, क्योंकि वो तो उसी दिन कत्ल के तुरंत बाद बुलंदशहर की बस पकड़कर अपनी बुआ के घर निकल गया था। तो सिर्फ घर में उसके माता पिता मौजूद होते हैं। पुलिस जब उसके पिता से बात करती है तो वो भी कुछ नहीं बता पाते, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे। बल्कि वो भी पुलिस से यही कहते हैं कि साहिल शाम के वक्त से बाहर निकला था, उसके बाद से वो घर नहीं लौटा। अब आखिर बात क्या है ये उन्हें भी पता नहीं, क्योंकि उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ था। हम उसे फ़ोन मिला रहे हैं लेकिन उसका फ़ोन ऑफ जा रहा है। अब देखिए पुलिस भी ये बात सोचती है कि वो घर वालों को भी छुपाकर घर से निकला है। अब पुलिस ने एक काम किया कि जितने भी उसके घर में सभी लोग मौजूद थे उन सभी के फ़ोन हाथ में लिए और रिकॉर्डिंग पर लगा दिया कि अगर कोई साहिल से बात भी करेगा तो साहिल का फ़ोन उसके ज़रिए से ट्रेस हो जाएगा, उसकी लोकेशन पता चल जाएगी। लेकिन हुआ क्या कि पूरी रात बीत गई मगर साहिल का कोई फ़ोन अपने घर वालों पर नहीं आया, किसी को उसके बारे में कुछ खबर नहीं लगी। हालांकि बहुत से फ़ोन आए लेकिन सिर्फ साहिल का फ़ोन ही नहीं आया। पुलिस पूरी रात इसलिए परेशान रही कि वो कहाँ है और कहाँ जा सकता है, जबकि पुलिस ने उसके हर एक दोस्त से उसके बारे में पता किया लेकिन किसी को कुछ खबर नहीं थी। मगर अचानक सुबह 10 बजे के आसपास साहिल के पिता के मोबाइल पर एक कॉल आता है और ये कॉल उनकी बहन का था जो बुलंदशहर में रहती थी, जिसके घर साहिल गया हुआ था। तो वो बहन अपने भाई को फ़ोन करके बताती हैं कि साहिल देर रात हमारे घर आया है, क्या कोई सच में शादी का फंक्शन है या वो घर में किसी से लड़ाई झगड़ा करके आया है। तो जब ये बात उसके पिता को पता चलती है तो वो भी एकदम से समझ नहीं पाते, जबकि कॉल रिकॉर्डिंग पर थी। तो पुलिस भी उसकी आवाज़ सुन लेती है और जैसे ही पुलिस को ये पता चला कि साहिल बुलंदशहर में अपनी बुआ के घर पर है तो उसी वक्त वहाँ की एक टीम को फ़ोन किया गया और तुरंत बुलंदशहर पर उस जगह पहुँचने के लिए आदेश दिया गया। और यही हुआ कि बड़ी खामोशी से घर वालों से बुआ का एड्रेस लेकर पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और चारों तरफ से उसके घर को घेर लिया जाता है ताकि वो वहाँ से भाग ना पाए, क्योंकि साहिल तो बेखबर था, उसे पता ही नहीं था कि पुलिस उसे ढूंढते हुए यहाँ तक भी आ पहुँचेगी। तो वो बड़े ही आराम से घर पर मौजूद था। मगर अब तक कहानी ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि साक्षी के कत्ल की खबर हर शहर हर गली में गूंज रही थी, तेज़ी के साथ सुर्खियों में आ रही थी। और उस खबर के साथ साथ अखबारों में साहिल की फ़ोटो चाकू और पत्थर मारते हुए दिखाई गई, जिसमें साफ जाहिर हो रहा था कि साहिल ने बड़ी ही बेरहमी से साक्षी को मार डाला। और जब ये सारी चीज़ें हर न्यूज़ चैनल पर चल रही थीं तो अब तक बुलंदशहर में भी ये खबर पहुंच गई थी, लेकिन साहिल की बुआ के घर अभी तक कोई खबर नहीं थी। वो लोग इस बात से बिल्कुल अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था कि एक कातिल उनके घर में रह रहा है, क्योंकि उन्होंने न्यूज़ चैनल को देखा ही नहीं था। कुल मिलाकर जब पुलिस दोपहर के वक्त साहिल की बुआ के घर पहुंचती है और साहिल को वहां धर दबोचती है, इसके बाद पुलिस दिल्ली उसे लेकर आती है। सबसे पहले उसका मेडिकल कराती है और उससे पूछताछ की जाती है। और जब सख्ती से पूछताछ शुरू होती है तो वो एक कहानी फिर खुद ही बयां कर देता है। और उसकी कहानी ये होती है, वो बताता है कि शाहबाद डेरी इलाके में वो एसी और फ्रिज की रिपेयरिंग का काम किया करता था। उसकी मैकेनिक की शॉप थी। कई बार वो अपने घर घर जाकर लोगों के एसी और फ्रिज ठीक किया करता था, क्योंकि गर्मी का मौसम है, बहुत सारे एसी की सर्विस वो खुद करता था। लोग उसे ऑर्डर दे देकर सर्विस के लिए बुलाते थे। इसी मोहल्ले में आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम था साक्षी, जिसकी उम्र केवल 16 साल थी, जबकि साहिल की उम्र करीब 20 साल थी। दोनों की मुलाकात होती है, नंबर एक्सचेंज करते हैं और यहाँ से बातचीत शुरू हो जाती है। और बातचीत के दौरान ही दोनों एक दूसरे से मिलने जुलने भी लगते हैं और ये मुलाकात प्यार में बदल जाती है।
जब वो एक दूसरे से मिलने लगे तो उनको प्यार हो गया। दोनों प्यार के रिश्ते में बंध गए और कई महीने तक ये रिश्ता चलता रहा। मगर इसी दौरान जब इन दोनों का ये रिश्ता पनप रहा था तो दरअसल साक्षी ने उससे बताया कि इससे पहले उसकी ज़िंदगी में एक और लड़का था जिसका नाम प्रवीण है और उसका परवीन के साथ रिश्ता था, दोस्ती थी। वो पहले उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन प्रवीण से उसका झगड़ा हो गया है, इसलिए वो ब्रेकअप की सिचुएशन में है और इसीलिए प्रवीण को उसने छोड़ने का फैसला कर लिया है और छोड़ ही दिया है। अब देखिए, इत्तेफाक से साक्षी पहले प्रवीण से ही प्यार करती थी और इतना ही नहीं, उसने प्रवीण के नाम का टैटू भी अपने हाथ पर बनवाया हुआ था। मगर ये बात उसने साहिल को पहले नहीं बताई, जबकि प्रवीण के बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था। लेकिन ये दूसरा प्रेमी जो साहिल था, इसके बारे में साक्षी के घर में कोई भी नहीं जानता था। लेकिन जब प्रवीण के साथ ब्रेकअप के बाद साक्षी ने खुद साहिल को बताया तो अब वो दोनों साथ हो गए। हर रोज़ एक साथ अपना वक्त बिताने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन इसी दौरान एक और चीज़ होती है। मई के शुरुआती पहले हफ्ते में साहिल को पता चला कि साक्षी फिर से प्रवीण से मिलजुल रही है, उससे बातचीत कर रही है मोबाइल के ज़रिए, जबकि उसका तो ब्रेकअप हो गया था। और क्योंकि प्रवीण के बारे में उसे पूरी जानकारी मालूम थी, वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था, तो वो बात बर्दाश्त नहीं कर पाया। जब उसने देखा कि ये दोबारा उसकी ज़िंदगी में आ रहा है और ये भी उससे दोबारा अच्छे से बातचीत कर रही है, उसे वक्त दे रही है, तो उसने इस बारे में सबसे पहले साक्षी से बात करके समझाया कि ये सब क्या है। तो उसने कहा कि हम सिर्फ दोस्त हैं और दोस्त के नाते एक दूसरे से बात करते हैं। लेकिन साहिल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आया और कहीं ना कहीं साहिल के मन में एक शक पैदा हो गया। प्रवीण उसकी ज़िंदगी में दोबारा लौट रहा है और उसी के चक्कर में वो अब उसको इग्नोर कर रही है। कहीं वो उसके साथ कोई झूठा खेल ना खेल रही हो। ये सब बातें उसे बहुत बुरी लगी और इसी बात को लेकर जब उनका झगड़ा हुआ तो साक्षी ने उससे कहा कि अगर ऐसा है तुम मुझ पर यकीन नहीं करते तो तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, सब कुछ ख़त्म कर दो। तो यहाँ उसने साहिल से भी ये बातें कहकर ब्रेकअप कर लिया। मगर साहिल इतनी आसानी से सब कुछ नहीं सह सकता था, क्योंकि उसके ऊपर भूत सवार था कि वो उसे कैसे छोड़ सकती है, या यूं कहें कि शायद उसे ना सुनने की आदत ही नहीं थी। साक्षी का ये रवैया उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस झगड़े के बाद वो हर रोज़ उसे धमकाता रहा, टॉर्चर करता रहा, मिलने के लिए भी बोलता रहा। लेकिन साक्षी भी अपनी ज़िद पर अड़ी हुई थी। उसने कहा मैं तुमसे अब कभी नहीं मिलूँगी, क्योंकि हम दोनों का अब कोई रिश्ता नहीं है। और जब वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा तो साक्षी ने ये बात अपनी एक दोस्त आरती नाम की लड़की से शेयर की और आरती के ज़रिए ये बात जब झबरू तक पहुंची तो उसी इलाके में झबरू रहता था जो उसको बहन की तरह मानता था। उसने उसी से कहा कि भैया ये लड़का मुझे बहुत परेशान कर रहा है, आप इसे समझाओ। तब झबरू ने उसे 27 तारीख को साहिल को फ़ोन कर बुरी तरीके से धमकाया और कहा कि वो उसकी ज़िंदगी से हट जाए वरना अंजाम बुरा होगा। जिसे साहिल को ये लगा कि शायद झबरू साक्षी के कहने पर उसे मार डालेगा, तो इसलिए उसने ये फैसला किया कि इससे पहले झबरू उस पर हमला करे, मैं उस जड़ को ही ख़त्म कर दूंगा जिस जड़ की वजह से ये मुझ पर हमला करेगा। और तभी उसने 27 मई की रात ये तय कर लिया कि वो साक्षी को मार डालेगा और फिर 28 तारीख को पूरी प्लानिंग के साथ साक्षी से मिलने चाकू वगैरह हाथ में लेकर आया। और देखिए, जिस गली में ये कत्ल हुआ उस गली में ही साहिल उससे ज़्यादातर मुलाकात किया करता था। ये दोनों पहले भी वहाँ कई बार मिले हैं। झबरू से भी ये वहीं मिला और आकाश से भी इसकी मुलाकात उसी गली में हुई, क्योंकि वो रास्ता ही ऐसा था जो उसके घर की तरफ भी जाता था और वही रास्ता साक्षी की तरफ भी जाता था। उसे मालूम था कि साक्षी अगर निकलेगी तो वो यहाँ से होकर गुजरेगी, और ठीक वैसा ही हुआ। वो इससे कुछ देर पहले ही अपनी दोस्त आरती के साथ मार्केट गई हुई थी
और उसे ये भी पता था कि वो आरती के साथ मार्केट गई है। और जब वापस अपने घर वो लौट रही थी तो रास्ते में ही वो खड़ा हुआ मिलता है। काफ़ी देर से ये उसका इंतज़ार कर रहा था और जब साक्षी वहाँ पहुँचती है तो इन दोनों का शुरुआत में पहले झगड़ा होता है और उसके बाद झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो खंजर निकालता है और खंजर निकाल कर एक के बाद एक करके कम से कम 40 बार वो साक्षी के ऊपर करता है। और इसके बाद जब उसे यकीन हो जाता है, तसल्ली हो जाती है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। और फिर बुलंदशहर से पुलिस उसे गिरफ्तार करती है और अभी फ़िलहाल साहिल को रिमांड पर लिया गया, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो बेहद अफसोसजनक है। और देखिए, जो तस्वीर जगह जगह फैल रही थी उसे देखकर शायद कोई भी हैरान रह जाएगा। तो दोस्तों, ये थी साहिल और साक्षी की प्रेम कहानी, जिसका अंत बहुत बुरा हुआ। इस कहानी को लेकर आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।